देखो यार, मेरी आज की ये स्टोरी ना सच में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। और जब मैं इसको लिख रहा था तो मैं इसको एक बार में पूरा लिख तक नहीं पाया, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाली। अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो प्लीज़ उस खाने को साइड में रख दीजिए, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। साथ में खाना साथ में वीडियो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये केस जर्मनी का है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जर्मनी से जो भी केस निकल कर आते हैं, कोई भी क्राइम स्टोरी निकल कर आती है तो उससे जुड़ी हुई फ़ोटोज़ बहुत ही रेयर, ना के बराबर निकलती हैं कोई भी फ़ोटोज़। सो जो भी मेरे पास माल पानी है वो मैं यहीं वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। बट जो चीज़ बताऊंगा वो हैंडल करना सच में बहुत सारे लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। बट एक और चीज़ है, और वो ये कि मतलब आपको हजम कैसे हो रहा है। आपके सामने आपको व्यूज़ दिख रहे हैं और उससे लाइक्स इतने कम हैं, क्यों, किस लिए? नेशन वांट्स टू नो, ऑल्सो विकी वांट्स टू नो। बताइए मुझे। अगेन आपका और मेरा हम सब का टारगेट 20,000 एक बार। फिर तो आगे कंटिन्यू कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बेहद दिल दहला देने वाली स्टोरी को समझने के लिए हमें जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग के अंदर बने हुए एक छोटे से गांव लेनिन में जाना पड़ेगा। और दिन था 5 अक्टूबर 1966 का, जब यहीं इसी गांव के अंदर वोल्फगैंग श्मिट नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ। असल में इस परिवार के अंदर पैदा होने वाला वोल्फगैंग कोई पहला बच्चा नहीं था, बल्कि इससे एक बड़ा भाई भी था और इसका एक छोटा भाई भी था जो कि इसके बाद पैदा हुआ। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि समय बीतने के साथ साथ, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस वुल्फगैंग के साथ घर के अंदर बहुत ही अजीब सा बर्ताव होने लगा। पूरा परिवार सिर्फ इसी से खार खाता, स्पेशली इसकी माँ। और 7 साल तक होते होते वुल्फगैंग को ये समझ आने लगा कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ इसी के साथ गलत हो रहा है, बाकी परिवार के सभी लोग नॉर्मल हैं। और स्पेशली वुल्फगैंग के दिमाग के अंदर अपनी माँ के लिए एक अलग ही छवि बन चुकी थी, एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। बट 7 साल का बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ ज़्यादा उसके पास पावर्स नहीं, ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत नहीं। जो भी था उसको पूरे तरीके से अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता। लेकिन इस टाइम के बाद वुल्फगैंग को अपनी माँ को देखते ही बहुत अजीब सा फील होने लगता। वो उसके लिए एक अलग ही डिज़ायर रख रहा था। और जैसे ही उसकी माँ अपने कमरे के अंदर नहीं होती, जब भी उसके माँ बाप वाला कमरा खाली होता, तब वुल्फगैंग चुपके से अपनी माँ वाले कमरे के अंदर जाता, अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उस अलमारी में स्पेशली अपनी माँ के अंडरगारमेंट्स को ढूंढता। और जैसे उसको वो मिल जाते, उन अंडरगारमेंट्स को खुद वो पहन पहन कर अपनी माँ के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। अपनी माँ के अंडरगारमेंट्स पहनकर वुल्फगैंग को फील होने लगा कि उसके और उसकी माँ के बीच में अब एक बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है। और अब ये लगभग डेली का हो चुका था। वुल्फगैंग चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाता और यही सब कुछ रिपीट करता। टाइम बीतने के साथ साथ हालात तो यहाँ तक हो चुके थे कि अब तो वुल्फगैंग ने ना सिर्फ अंडरगारमेंट्स बल्कि अपनी माँ के स्कर्ट्स वगैरह, टॉप वगैरह वो भी पहन पहन कर देखना शुरू कर दिया इसी कमरे के अंदर रहते हुए। बट कब तक चलता? एक दिन उसकी माँ ने उसको पकड़ लिया और बहुत बुरे तरीके से उसको लपेट दिया, अच्छी खासी उसकी सेवा कर दी। लेकिन वुल्फगैंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये चीज़ करना उसको अच्छा लग रहा है तो उसमें उसकी माँ को क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ वो उसके कपड़े तो ट्राई करके देख रहा है, इसमें दिक्कत क्या है उसको। इस पिटाई के बाद तो वुल्फगैंग की ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने अलग अलग तरीके अपनाने शुरू कर दिए। स्पेशली अब आप शायद उस चीज़ को बिलीव ना करें या फिर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करें, बट वुल्फगैंग स्पेशली अपनी माँ के अंडरगारमेंट्स को उठाकर सीधा उसी कमरे में बने हुए वॉशरूम के अंदर लेकर जाता। और जो हमारी फ्लश की शीट होती है, संडास जिसको बोलते हैं, उस संडास के ढक्कन को खोलकर जो नीचे पड़ा रहता है ना, वो पानी सा सारा माल मिक्स जो भी वो पड़ा रहता है शीट के अंदर, उस पानी के अंदर अंडरगारमेंट्स को भिगोता और सारे निचोड़ कर उस अंडरगारमेंट को पहनता। और बाद में खुद उसके ऊपर उल्टियाँ करता, उसके ऊपर ही वो पोटी तक कर देता, खुद उसको पोटी करके पूरा अच्छे से मसल के इन कपड़ों को उस पोटी के अंदर पूरा तरीके से लथेड़ कर, पूरे अच्छे तरीके से उसके ऊपर मिलाकर उस पोटी वाले कपड़े को ऊपर अपने पहनता और उससे इसको प्लेजर मिल रहा था। सोच कर देखिए आप किस किस टाइप से लोग अब प्लेजर लेने लगे थे। एंड अगेन वही हुआ, उसकी माँ ने एक बार फिर से वुल्फगैंग को ये सब कुछ करता हुआ देख लिया। अब ना सिर्फ उसकी माँ ने वुल्फगैंग को बहुत जी लगाकर तोड़ा, अच्छे से उसको बेल्टों से पीटा, बल्कि शाम को आते ही वुल्फगैंग के पिता को भी उसने बता दिया और जाके अब पिता ने भी वुल्फगैंग को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा, डंडों से उसको पीटा। अब इस पॉइंट पर आकर
कोई भी माँ बाप अगर ऐसा कुछ करता हुआ देखता है अपने बच्चे को तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चलना चाहिए था, बट यहाँ बजाय ट्रीटमेंट के वोल्फगैंग के माता पिता ने पनिशमेंट देना जरूरी समझा, उसको और अच्छे तरीके से तोड़ा। लेकिन ये सब होने से बच्चा ढीठ हो चुका था। वोल्फगैंग का माइंड अब तक जिस टाइप का बना हुआ था वो आगे उसी को कंटिन्यू करने वाला था। अंडरगारमेंट्स के साथ उसकी ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि अब उसको घर के अंदर तो अंडरगारमेंट्स मिल नहीं रहे अपनी माँ के। उसकी माँ ने तो अपने स्पेशली अंडरगारमेंट्स को लॉक लगा कर रखना शुरू कर दिया। इसीलिए वोल्फगैंग अब बाहर जो डंप यार्ड थे, जो बाहर कूड़े वगैरह के ढेर लगे हुए थे, उन कूड़े के ढेरों के अंदर जा जाकर ढूंढने लगा कि क्या पता किसी महिला का उसको अंडरगारमेंट मिल जाए और उसे वो खुद को सेटिस्फाइड कर ले। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि एक एक दिन में उसको कट्टा भर भर के ऐसे अंडरगारमेंट्स मिलने लगे और वो जैसे ही कट्टा भर के उन अंडरगारमेंट्स को कलेक्ट करके अपने साथ घर लेकर आता, बजाय किसी को बता के वो जस्ट घर के पीछे जा बहुत बड़ा गड्ढा उसने खोद रखा था, उन गड्ढों के अंदर वो उन अंडरगारमेंट्स को डंप करता, वापस ऊपर मिट्टी डालता और रात के टाइम पर जाकर वापस मिट्टी हटाकर उसके अंदर से बहुत सारे अंडरगारमेंट्स निकालता। उन अंडरगारमेंट्स को एक पूरे लाइन के अंदर बिछाकर, सिमेट्री में बिछाकर नीचे ज़मीन पर उन सभी अंडरगारमेंट्स के ऊपर बैठ कर पोटी करता। और जैसे ही वो उसकी पोटी कंप्लीट हो जाती, सारे अंडरगारमेंट्स को उसी पोटी के अंदर रगड़ के खुद ऊपर से लेकर नीचे तक उन अंडरगारमेंट्स को पहनता। इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। असल में वोल्फगैंग जिस चीज़ से सफ़र कर रहा था, इस कंडीशन को कॉप्रोफिलिया कहते हैं। वैज्ञानिकों ने माना कि अगर किसी व्यक्ति को इंसानों के मल मूत्र के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए तो इस स्टेट को कॉप्रोफिलिया कहा जाता है। और वोल्फगैंग अब उसके लिए एक हैबिट नहीं बल्कि ये उसकी ज़रूरत बन चुकी थी, एक बेसिक नीड। जीने के लिए उसको पोटी चाहिए थी। ये अंडरगारमेंट्स कलेक्ट करते करते उसके माइंड में एक चीज़ हिट हुई। जब वो ऐसे ही अपने आप को प्लेजर दे रहा था तब उसको महसूस हुआ कि सिर्फ ये अंडरगारमेंट्स ही नहीं हैं जो उसको प्लेजर दे सकते हैं, बल्कि असल में वो प्लेजर लेता है किसी लड़की का फील लेने से। मतलब कि कोई महिला हो, कोई लड़की हो, उसका फील लेने से उसका फील लेता है इन अंडरगारमेंट्स के अंदर और उससे उसको प्लेजर मिलता है। मतलब एट द एंड उसको एक लड़की चाहिए, कोई महिला चाहिए जिसके साथ वो ये सब कुछ करके खुद को सेटिस्फाई कर सके। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि ये वोल्फगैंग बहुत ही छोटे से गांव के अंदर रहता था और वहाँ इस तरीके का चलन नहीं था कि कोई भी लड़की के पास जाकर वो किसी से बात कर ले या फिर ऐसा कुछ किसी के साथ कर सके। सो उसको समझ में आ चुका था कि अगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो उसको अपनी बात धक्के से मनवानी पड़ेगी। उसके 18वें बर्थडे से कुछ दिनों पहले ही उसके पिता घर वालों को छोड़कर ऐसे दुनिया से ही गायब हो चुके थे। मतलब कि वो घर छोड़कर भाग गए। अब घर में चलने वाली थी सिर्फ और सिर्फ इनकी माँ की, मतलब कि वोल्फगैंग की माँ की, उसके दोनों भाइयों पर भी और वोल्फगैंग पर भी। बट यहाँ पिता के जाने के बाद अब वोल्फगैंग के लिए अच्छी बात यह थी कि उसको थोड़ी और ज़्यादा आज़ादी मिलने वाली थी। पहले 2 लोग मिलकर उसको तोड़ा करते, अब सिर्फ एक तोड़ने वाली बची थी। खैर, जैसे ही इस वोल्फगैंग का स्कूल पूरा हुआ, वो जो दंगे कंट्रोल करने वाली पुलिस होती है ना, उसके अंदर इसने अपनी भर्ती ले ली, जो कि ये नौकरी उसकी 10 सालों की होने वाली थी। और जैसे उसकी ये नौकरी लगी, आस पड़ोसियों की नज़र में, अपने स्कूल फ्रेंड्स की नज़र में, वोल्फगैंग एक बहुत ही डिसेंट सा बच्चा, एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट था। जैसे उसकी नौकरी लगी, धीरे धीरे उसके साथ उसके लिंक बनने लगे और यहीं उसको एक लड़की भी मिली जिसके साथ उसको प्यार हो चुका था। अब दोनों ने मिलकर शादी भी कर ली और अभी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। लेकिन इसी शादी के बाद से इस वोल्फगैंग की शुरू होने वाली थी डबल लाइफ, दोहरी जिंदगी, जो अभी आगे जीने वाला था। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए इसने एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लिया और उस अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ इसने एक कमरा अपना खुद का रखा जिसके अंदर उसकी पत्नी भी नहीं जा सकती। सिर्फ उसको बताया कि ये मेरे काम का कमरा है। अब उसकी पत्नी ने कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। उसको महसूस ही नहीं हुआ कि जिसके साथ वो रहती है वो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही बदनाम होने वाला था। लेकिन इस शादी के बाद भी ये वोल्फगैंग यही नहीं रुका। मतलब कि उसने ना सिर्फ अपनी पत्नी के अंडरगारमेंट्स को चोरी करना शुरू कर दिया, बल्कि आस पड़ोस में सोसाइटी में जितने भी और महिलाएं रहती, अगर वो अपने अंडरगारमेंट्स को बाहर सुखाने के लिए डाल रही थी तो ये चुपके से जाकर उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लाता और उसी कमरे के अंदर लेकर जाता और वहीं उसको
वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जो कि उसकी पत्नी उसे नहीं दे पा रही थी। अप्रैल 1989 तक आते आते जिस पुलिस फोर्स के अंदर ये काम कर रहा था उसको वहाँ एक अलग से क्वार्टर मिला हुआ था, रहने के लिए कमरा दिया हुआ था, और अचानक रूटीन चेकिंग इसके कमरे की गई तो अंदर भी वहीं सब कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह मिले महिलाओं के। इस वजह से इसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस नौकरी के जाने के बाद इसको अंदर से महसूस हुआ कि उसको नौकरी की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ उसको दुनिया वालों को ही दिखाना है कि वो कुछ काम धंधा करता है, खाली नहीं बैठा, बल्कि वो वहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह देती है वहाँ की सरकार, उस भत्ते के ऊपर भी आसानी से जिंदा रह सकता है। सो अप्रैल 1989 में नौकरी छूटने के बाद अक्टूबर 1989 में उसने एक स्टील फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया, दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए, अपनी पत्नी को ये दिखाने के लिए कि वो एक पूरा तरीके से फैमिली मैन है। उसको वो अपना काम धंधा करता है, अपने परिवार को पाल रहा है और कुछ भी नहीं। डेली वुल्फगैंग सुबह उठकर अपनी साइकिल उठाकर अपने घर से बाहर निकलता तैयार होकर अपनी उसी स्टील फैक्ट्री के अंदर जाता जो कि उसके घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर थी, और इसी 6 किलोमीटर के अंदर बीच में 2 गांव और भी पड़ते। और ऐसे ही अभी नौकरी शुरू हुए सिर्फ 15 दिन ही बीते थे कि 16वें दिन की सुबह सुबह वुल्फगैंग तैयार होकर अपनी साइकिल उठाकर अपने घर से बाहर निकला फैक्ट्री में जाने के लिए। बट बीच गाँव में ही उसको एक बड़ा सारा शेड दिखाई दिया। उस शेड के अंदर असल में एक बूढ़ा कपल रहा करता था, और उस बूढ़े कपल में महिला ने अपने अंडरगारमेंट्स को धोकर बाहर उसने एक रस्सी बांधी हुई थी, उस रस्सी के ऊपर सुखाए हुए थे काफ़ी सारे कपड़े, उसी के बीच में अंडरगारमेंट्स भी थे। और जैसे ये साइकिल लेकर सड़क क्रॉस करते हुए इस वुल्फगैंग को वो शेड दिखा और उसके बाहर वो रस्सी दिखी जिसके ऊपर कपड़े सूख रहे थे और बीच में उसके अंडरगारमेंट्स थे। इसके अंदर आग लगी। इसने तुरंत अपनी साइकिल का वहीं रोका, उस रस्सी के पास जाकर अंडरगारमेंट्स को उतार कर फील लेने लगा। बट अभी वो फील ले ही रहा था कि सामने इस शेड के अंदर, मतलब ये रस्सी के दूसरी तरफ, एक बूढ़ी महिला बाहर अपने गार्डन के अंदर काम कर रही थी। इस बूढ़ी महिला को देखते ही इस वुल्फगैंग के अंदर दरिंदा पैदा हो चुका था। जी हाँ, इसने देखा कि आसपास क्या चीज़ पड़ी है जिससे वो इस बूढ़ी महिला को कंट्रोल कर सकता है। 51 साल की, जी हाँ, अब आप सोच कर देखिए, ये 24 साल का और वो 51 साल की बूढ़ी महिला एडेल, उसका नाम एडेल था, एडेल के पास गया जबकि उसके शेड के बाहर ही काफ़ी सारे औजार वगैरह पड़े हुए थे। उसके अंदर से उसने हैमर उठाया और साथ में एक चाकू उठाया और इन दोनों औजारों को लेकर वो सीधा एडेल के पास गया। एडेल का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ, मतलब कि ये एडेल के पीछे खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसके पास आकर खड़ा हुआ, एडेल को फील हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है। एडेल ने जैसे पीछे घूमकर देखा, वो समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। एडेल ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, बट इसने अपना वही हाथ में पकड़ा हुआ हैमर उठाकर सीधा देकर मारा एडेल के मुंह पर। एडेल नीचे गिरकर भी चिल्ला रही थी, बट इससे पहले कि वो और जरा चिल्ला पाती, ये उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर उसने इतने तगड़े वो हथौड़े मारे कि एडेल मौके पर ही मर चुकी थी। इस बूढ़ी महिला की जान लेकर वो तुरंत इस एडेल को उठाकर उसी शेड के अंदर भागा। इसको नहीं पता था कि अंदर कोई और भी हो सकता है, और बदकिस्मती से उस टाइम पर एडेल के पति वो यहाँ पर नहीं थे, वो मार्केट गए हुए थे। अगर वो यहाँ पर होते तो हो सकता था एडेल जिंदा होती, बच जाती, वो कुछ ना कुछ कर लेते, बट वो उस टाइम पर घर नहीं थे। सो अंदर ले जाकर एडेल को उसने सबसे पहले तो उसी एक अंडरगारमेंट से बेचारी एडेल के गले के ऊपर लपेटकर उसने कंफर्म किया कि एडेल मर चुकी है। और मरने के बाद सोच कर देखिए आप, इस वुल्फगैंग ने उस बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार किया, उसके साथ संबंध बनाए, बट ये यही नहीं रुका, उसको और ज़्यादा कुछ चाहिए था। लेकिन अंदर ही अंदर इस वुल्फगैंग को पता था कि ऐसे यहाँ इस घर के अंदर रहना सेफ नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बाहर से पूरा खुला हुआ है। बट इसी घर के बिल्कुल पीछे जंगली इलाका था, जंगल शुरू हो रहा था। सो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस महिला को ऐसे उठाकर यहाँ जंगल की तरफ ले चलूँ और वहाँ जाकर उसके साथ वही कॉप्रीफिलिया के एक्ट को परफॉर्म करूँ, वही मलमूत्र वाला वो काम उसके साथ वो परफॉर्म करूं। बट यहाँ से निकलने से पहले वुल्फगैंग ने जो अंदर अलमारियां रखी हुई थी उनको खंगालना शुरू कर दिया, और इस महिला के जितने भी अंडरगारमेंट्स थे उनको एक थैली में भरकर तुरंत इस महिला को भी अपने साथ उठाया और पीछे की तरफ भागने लगा। बट जिस टाइम पर ये भाग रहा था उस टाइम पर आस पड़ोसी ने इसे देख लिया और पूछ लिया कि हे तुम क्या कर रहे हो। बट ये बहुत तेज़ी में भागा वहाँ से, किसी ने भी इसको कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया और कुछ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझा। ये तुरंत लेकर उनको सीधा आगे जंगल की तरफ गया। जंगल में वुल्फगैंग ने बेचारी एडेल के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वो जितने भी अंडरगारमेंट्स लेकर आया था वो घुसा कर बाहर निकाले, और उनके ऊपर जो भी वो मलमूत्र लगा हुआ था उनको सूंघ कर इसने अपने आप को सेटिस्फाई किया और दोबारा से उसकी बॉडी उठाकर वापस उसी शेड के अंदर छोड़ कर आया। शाम हो चुकी थी और जब एडेल के पति वापस आए उन्होंने देखा कि घर का हाल ये हुआ पड़ा है।
एडल की यहाँ पर मौत हो चुकी है। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया और जब एडल की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो असली डिटेल सामने आई, जिसके अंदर पता चला कि एडल के सिर के अंदर बहुत तगड़े जख्म बने हुए थे, बहुत ब्रूटल वार किए गए थे, वो भी डेथ के बाद। मतलब कि इसने जब संबंध बनाए होंगे एडल के साथ उस टाइम पर इसने एडल के सिर के ऊपर अंदर वार किए, लेकिन पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और दूसरा, ये आदमी जिसने भी ये किया था, ये एडल की बॉडी को उठाकर साथ में अपने अंदर वहाँ जंगल तक लेकर गया, क्योंकि खून के निशान थे जो अंदर तक जा रही थी वो ट्रेल, और वापस भी बॉडी लाकर यहीं पर रख गया। ऐसा कैसे पॉसिबल था? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये कोई चोरी वगैरह की घटना थी तो घर के अंदर से सभी वैल्यूएबल्स ऐसे के ऐसे ही पड़े थे। कोई भी ज्वेलरी वहाँ से चोरी नहीं हुई थी, कोई भी कीमती सामान वहाँ से चोरी नहीं हुआ था। ऐसे कैसा पड़ा हुआ था? पुलिस वाले अब एक चीज़ समझ चुके थे कि वो किसी और ही चीज़ के साथ डील कर रहे हैं और ये जो कुछ भी है ये दोबारा जरूर एक्ट करेगा। इसके अलावा पुलिस वालों को इस शेड के बाहर से कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले और जब उनका बाद में कास्टिंग करके पूरा फुटप्रिंट बनाया गया तो समझ में आया कि ये कोई बड़े साइज वाला जूता है। और दूसरा, इस तरीके के जूते पुलिस वालों को दिए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों का दिमाग सटक गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ करने वाला कोई पुलिस वाला है, उनका खुद का स्टाफ मेंबर। लेकिन क्यों, किस लिए? दूसरा, पुलिस वालों के पास कुछ ऐसे विटनेस भी थे जिन्होंने वो बॉडी उठाकर भागते हुए उस आदमी को देखा था, तो उन्होंने एक रफ डिस्क्रिप्शन दिया पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा वो दिखता था, लंबे बाल थे उसके, गोरा था वो, काफ़ी हट्टा कट्टा था, काफ़ी ऐसी ऐसी रफ डिस्क्रिप्शन थी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्लू था फुटप्रिंट, जो कि पुलिस वालों के पास अब था। 1990 तक आते आते एडल के हस्बैंड को उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ तो दूर दूर तक यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 1989 में जर्मनी पूरा अंदर से कोलैप्स कर रहा था, उसकी पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अंदर से कोलैप्स कर चुका था। इसलिए जो डाटाबेस चाहिए था पुलिस वालों को वो उन्हें मिल नहीं पाया, इसलिए वो फुटप्रिंट को भी मैच नहीं कर पाए। 1990 तक वेट करते करते बेचारे एडल के हस्बैंड ने खुद को एंड कर लिया, क्योंकि उनको उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि उनको कभी इंसाफ मिलेगा और वो अब इस दुनिया के अंदर और ज़्यादा इस तरीके से नहीं रह सकते। इतना भी काफ़ी नहीं था पुलिस वालों के लिए कि वो किसी के ऊपर जाकर शिकंजा कसें कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, और अब दोबारा अटैक होने वाला था। 24 मई 1990 का दिन आ चुका था, अब तक भी किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ वुल्फगैंग के ऊपर। और इस दिन ये बहुत ही कैजुअली अपने दोस्तों के साथ अपने गांव के आसपास साइकिलिंग कर रहा था, और तभी उसको गांव के बाहर एक नया बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस गांव के पास ही एक नया लैंडफिल बनाया गया है, मतलब कि कूड़ेदान का ढेर लगाने वाला वो पहाड़ सा बनाया गया है जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। और जैसे उसने वो लैंडफिल वाला बोर्ड देखा, वो अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग हो चुका था और उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ पर वो बोर्ड दिखा रहा था। उस डायरेक्शन में जाते जाते उसको वो बड़ा सारा पहाड़ दिखाई दिया कूड़े का। अपनी साइकिल उसने साइड में खड़ी करी, अंदर जाकर कूड़े के ढेर के पास आसपास ढूंढने लगा कि कोई उसको अंडरगारमेंट मिल जाए। उसके अंदर की आग दोबारा से वो भड़क चुकी थी और अब उसको वो शांत करनी थी। अंदर ढूंढते ढूंढते उसको काफ़ी सारे पुराने अंडरगारमेंट्स मिल चुके थे और उसने तुरंत अपने कपड़े निकाले, वही जो अंडरगारमेंट्स उसको उस कूड़े में मिले वही अंडरगारमेंट्स उसने पहन लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि इस कूड़े के ढेर के पास ही एक वैन के अंदर कस्ट नाम की 51 साल की महिला वो रह रही थी। और जैसे ही कस्ट ने देखा कि सामने एक आदमी लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स पहन पहन कर देख रहा है, तो तुरंत उस कस्ट ने चिल्लाना शुरू कर दिया आदमी के कि हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ये बदतमीजी यहाँ पर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। अब जैसे ही वुल्फगैंग ने उस कस्ट की तरफ मुड़कर देखा तो उसको अंदर से एम्बैरेसमेंट फील हुई, बहुत ही शर्म आई कि उसको ये सब कुछ करते हुए इस महिला ने देख लिया है। मतलब साफ था कि अब यहाँ इस महिला को मरना पड़ेगा। कस्ट ने उस कूड़े के ढेर के अंदर अपनी आंखें गड़ानी शुरू कर दी। वो एक्चुअल में कुछ ढूंढ रहा था और वो कुछ और नहीं बल्कि एक तार ढूंढ रहा था। और जैसे उसको कूड़े के ढेर के अंदर एक तार पड़ा हुआ दिखाई दिया, वो बहुत ही कैजुअली चलते हुए उस तार के पास गया, तार उठाया और सीधा कस्ट की तरफ भागा। कस्ट इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसको भागना है या फिर ये आदमी क्या करने वाला है उसके साथ, इससे पहले ही ये वुल्फगैंग उसके पास पहुंच चुका था और तुरंत कस्ट के बालों को पीछे से पकड़कर उसके गले में ऊपर वो तार लपेट कर इतनी जोर से उसने खींचा कि कस्ट को तो चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। कस्ट अपनी जान वहीं गंवा कर नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी लाश को उठाकर दोबारा से वुल्फगैंग पासी के जंगल की तरफ गया, भागा, उसकी लाश को गोदी में उठाकर जंगल के अंदर ले जाकर उसकी लाश के साथ बलात्कार किया। लेकिन इस पॉइंट पर वुल्फगैंग को समझ आ चुका था कि डेड बॉडीज के साथ ये सब कुछ करना उसके लिए सबसे बड़ा प्लेजर है, इससे बढ़िया अनुभव उसको और कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों मर्डर्स अभी तक जो उसने किए हैं ये बिल्कुल अनप्लान्ड थे, ये बहुत ही सडन हुए थे, कोइंसिडेंस कह सकते हैं क्योंकि अचानक से उसने किया था। लेकिन अब उसके माइंड में आ चुका था कि उसको सब कुछ प्लान करके
आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो और उसके फंसने के चांसेस लगभग ना के बराबर हों। उसने अपने रूल सेट किए और सबसे पहला रूल यही था कि उसको किसी भी महिला को नहीं बख्शना, चाहे वो किसी भी एज की हो, किसी भी रंग की हो, कैसी भी हो, बस वो महिला होनी चाहिए। और दूसरा, उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया कि अब की बार वो अपने पूरे सेट के साथ निकलेगा, मतलब कि उसके पास हथियार भी होने चाहिए, उसके पास छिपने के लिए नकाब वगैरह भी होना चाहिए, जैकेट वगैरह अच्छे से डाली हो ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। लेकिन उसको ये भी आइडिया था कि 2 मर्डर वो कर चुका है और पुलिस उसके पास कभी भी पहुंच सकती है और अब की बार उसको और ज़्यादा सतर्क रहना था। 9 जुलाई 1990 यानी कि अभी मई में ही उसने कांड किया था और अब जुलाई सिर्फ 2 महीने उसने वेट किया। 9 जुलाई 1990 के दिन अगेन वुल्फ गैंग उसी बड़े सारे डंप यार्ड के पास था, वहां पर कूड़े के अंदर वही अंडरगारमेंट्स वगैरह ढूंढ रहा था। बट इन बिटवीन 48 साल की एक महिला साइड से ही गुजर रही थी और जैसे ही वुल्फ गैंग का ध्यान उस महिला के ऊपर पड़ा, वो सारे औजार तो उसके पास पहले से ही थे, उसने तुरंत अपना चाकू निकाला, उस महिला का पीछा करने लगा और जैसे ही वो महिला एक सेक्लूडेड इलाके के अंदर गई, वो महिला के सामने जाकर खड़ा हो चुका था, उसको कन्फ्रंट किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले इस वुल्फ गैंग ने अपना चाकू सीधा उस महिला के पेट के अंदर दे दिया। अब ऑब्वियसली खून बाहर निकलना शुरू हो चुका था, अब जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। महिला जल्दी ही अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वुल्फ गैंग उसको घसीटते हुए पासी के जंगल के अंदर दोबारा से लेकर गया, उसके साथ बलात्कार करने लगा। बट इन बिटवीन महिला को होश आ चुका था और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ये चिल्लाहट पासी में कपल घूम रहा था, उसने जब सुनी तो वो महिला की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वुल्फ गैंग ने देखा कि कोई आ रहा है उसको देखने के लिए, उसने उस महिला को वहीं छोड़ा और वहां से अंदर जंगलों के अंदर गायब हो चुका था। उस महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेशक उस महिला ने फुल रिकवरी करी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसके पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए कि आखिर वो कौन था, कैसा दिखता था, क्योंकि उस टाइम पर वुल्फ गैंग ने मास्क वगैरह पहना हुआ था, पूरा अपनी पहचान छिपा रखी थी। इस घटना के बाद वुल्फ गैंग को इतना ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि वो कुछ ही सेकंड दूर था पकड़े जाने से या फिर उसकी पहचान हो जाने से, कुछ ही मोमेंट दूर था बस वो। अगर वो कपल और जल्दी पहुंच जाता वहां पर तो ऑब्वियसली उसकी पहचान हो जाती, लेकिन इसीलिए अब उसने और ज़्यादा वेट किया पूरे 8 महीनों का अगला शिकार करने के लिए, ताकि पिछले वाले जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उनको लोग भूल जाएं और अब जो वो करने वाला था वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। 13 मार्च 1990 के दिन 34 साल की इंगा फिशर नाम की महिला अपने एक दोस्त के घर से बाहर निकलकर वापस अपने घर जा रही थी। शाम का टाइम हो चुका था और उसको वो जंगल क्रॉस करना था। अब जैसे ही इंगा फिशर जंगल को क्रॉस करते हुए बीच में से अपने घर की तरफ जा रही थी, बट तभी इंगा फिशर रुकी क्योंकि उसको आवाज़ आ रही थी जंगल में से जैसे कि कोई भाग के उसकी तरफ आ रहा हो। और जैसे ही इंगा फिशर ने देखा सामने एक ब्लैक हुडी के अंदर ब्लैक मास्क लगाया हुआ, उसके हाथ में एक चाकू, वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो आदमी तुरंत भागकर इंगा फिशर के पास आया। इंगा समझ चुकी थी कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, इस आदमी से तेज नहीं भाग सकती, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है बचने के लिए। वुल्फ गैंग ने तुरंत भागकर इंगा फिशर को उसके पीछे से पकड़ लिया ऐसे गर्दन से और अपना चाकू बाहर निकाल कर वापस, और अपना चाकू जो कि उसके हाथ में था वो सीधा बेचारी इंगा के साइड में, ये जो कमर का साइड बेली होती है हमारी, इसके अंदर मारने शुरू किए। ऑब्वियसली इंगा उस टाइम पर चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चिल्लाहट इतनी जोर की नहीं थी कि कोई बाहर वाला उसको सुन सके। तुरंत वुल्फ गैंग उसको घसीटते हुए अपने उसी स्पॉट पर लेकर गया जो कि उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, जहाँ पर उसने और भी बहुत सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह उसी क्लियरिंग स्पॉट में जंगल के बीच में फैला रखे थे। वहाँ ले जाकर उसने सबसे पहले तो बेचारी इंगा को वहीं लेटाया और ऊपर बैठकर उसके चाकू ही चाकू मारने लगा। इतना ही नहीं, उसने सबसे पहला काम इंगा के ऊपर किया। अपने सारे कपड़े निकाल कर सबसे पहले तो उसने इंगा के ऊपर पेशाब किया, और ना सिर्फ पेशाब किया बल्कि इंगा के ऊपर बैठकर उसने अपनी पॉटी भी करी। फ्रेश हुआ वो वहाँ पर, और जो वो पॉटी उसने बजाय कहीं फेंकने के, नहीं, उसने अपने हाथों से पूरे इंगा के ऊपर वही पॉटी फैला दी। उसके पूरे शरीर, मरे हुए शरीर के ऊपर सोच कर देखिए आप, उसके जख्मों के अंदर भी वो पॉटी जा चुकी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक उसने वो पॉटी से इंगा का शरीर भर दिया, जिसके बाद बेचारी इंगा की लाश के साथ इसने बलात्कार किया। बेचारी इंगा की लाश तक 1 हफ्ते तक नहीं मिली। जब पुलिस ढूंढते हुए, ऑब्वियसली इंगा के घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी, और 1 हफ्ते बाद जब पुलिस वाले इस क्लियरिंग स्पॉट पर पहुंचे जंगल के अंदर, तब उनको इंगा की लाश मिली। यहाँ सिर्फ ना लाश थी, बल्कि यहाँ सिर्फ लाश ही नहीं थी, बल्कि इंगा के कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत सारी वुमन की अंडरगारमेंट्स आसपास पड़ी हुई थी, जो कि ऑब्वियसली इंगा की नहीं थी। उसके परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं, ये इंगा की नहीं है।
साथ में यहाँ पर बहुत सारी अडल्ट मैगजीन्स वगैरह पड़ी हुई थी। ऑब्वियसली पुलिस वालों ने ये 3 मर्डर्स जो 2 पहले हुए थे और एक ये इंगा, इन तीनों मर्डर्स को कनेक्ट कर दिया आपस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। यहाँ पर पुलिस वालों के दिमाग के अंदर ये बैठ चुका था कि वो किसी आम किलर के साथ डील नहीं कर रहे, बल्कि वो इस पॉइंट पर एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले जाकर मीडिया के अंदर ये गा दें कि यहाँ हमारे बीच कोई सीरियल किलर घूम रहा है। पुलिस वालों ने शांति से काम लिया। सबसे पहले तो पैम्पलेट्स वगैरह बनवाए और लोकल एरिया के अंदर बांटे, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ 3 मर्डर हो चुके थे और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका था। ऑब्वियसली पब्लिक के अंदर पैनिक फैल सकता था, बट फ्लायर्स के अंदर पुलिस वालों ने सिंपली यही लिखवाया कि आप प्लीज़ अकेले कहीं भी ना जाएं, गांव से बाहर या फिर किसी जंगली इलाके के अंदर अकेले ना घूमें। बट ये जो फ्लायर्स पूरे गांव के अंदर बंटवाए गए थे, इसी गांव के अंदर एक रशियन कम्युनिटी का इलाका अलग से बना हुआ था और ये फ्लायर्स उस रशियन कम्युनिटी तक नहीं पहुंचे, जिस वजह से उनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस इंसिडेंट के जब इंगा की मौत हुई थी उसके सिर्फ 19 दिनों बाद ही एक बार फिर से कांड होने वाला था, और सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल। 22 मार्च 1990 के दिन 33 साल की तमारा अपने सिर्फ 3 महीने के एक बच्चे के साथ उसी जंगली इलाके को क्रॉस करते हुए अपने घर पर जा रही थी। उसके साथ एक प्रैम, वो जो रिक्शा सी होती है, ट्रॉली सी, जिसके अंदर बच्चे को लेटा कर ले जाया जाता है, उसी ट्रॉली के अंदर अपने बच्चे को लेटाकर अपने घर की तरफ जा रही थी इस जंगली रास्ते को क्रॉस करते हुए। और तभी ये वॉल्फ गैंग उसी जंगल के अंदर वेट कर रहा था अपने शिकार का, और जैसे इसने तमारा को आते हुए देखा वो तुरंत तमारा के ऊपर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले जाकर तमारा के साथ मार पिटाई करनी शुरू करी। बेचारा बच्चा वो साइड में रो रहा था, उसी ट्रॉली के अंदर पड़ा 3 महीने का बच्चा, वो क्या ही कर सकता है, उसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तमारा के साथ मार पिटाई करने के बाद वो खींचकर तमारा को जंगल के अंदर वाली साइड में लेकर गया। वहाँ ले जाकर तमारा के सिर के ऊपर उसने बहुत भयंकर लातें मारी, जिससे तमारा का स्कल अंदर फ्रैक्चर हो चुका था। तमारा पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि तमारा तो साइलेंट थी, बट तमारा का बच्चा वो अभी भी रो रो कर आवाज़ें निकाल रहा था। सो वोल्फ गैंग वहाँ से निकल कर दोबारा से उसी जगह पर गया, उसी रास्ते पर गया जहाँ से वो जंगल का रास्ता था। वो उस रास्ते पर जाकर उसने तुरंत वो ट्रॉली पकड़ी, ट्रॉली को घसीटता हुआ सीधा उसी पॉइंट पर लेकर गया, वापस उसी क्लियरिंग स्पॉट पर, ताकि वो बच्चे को चुप करवा सके। अब आप बस सोच कर देखिए, बच्चे को चुप करवाने के लिए उसने क्या किया होगा। जो अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा, शायद आप उसके ऊपर विश्वास ना करें, बट हाँ ये सच था। जी हाँ, इस वोल्फ गैंग ने उस बच्चे को उठाकर सबसे पहले तो उसको नीचे जंगली ज़मीन के ऊपर, पत्तियों के ऊपर लेटाया, बेचारे बच्चे के सिर के ऊपर। सोच कर देखिए, 3 महीने का बच्चा वो, उसके सिर के ऊपर उसने 4 बार लातें मारी, जिससे बेचारे बच्चे का स्कल अंदर ही फ्रैक्चर हो चुका था, लेकिन वो अभी भी रो रहा था। सो इसने उसको चुप करवाने के लिए बच्चे को उठाया, पैरों से ऐसे उल्टा उठाकर पास ही के एक पेड़ के पास गया। उसने उस बच्चे को पकड़कर पैरों से सीधा उसको पेड़ के अंदर देकर मारा। एक ही बार में, एक ही झटके में बच्चा साइलेंट हो चुका था। बच्चे की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। लेकिन ये यहीं नहीं रुका, उसने बच्चे को नीचे दोबारा लेटाया कंफर्म करने के लिए कि बच्चा मर चुका है। उसके पेट के अंदर लातें मारी। बेचारे बच्चे का पेट, 3 महीने का बच्चा वो, उसका पेट फट चुका था, अंदर के ऑर्गन्स बाहर आ चुके थे। अब बारी थी तमारा की। सोच कर देखिए आप, इस मोमेंट पर भी तमारा जिंदा थी, लेकिन उसके सामने जो हो रहा था उसके बच्चे के साथ वो देख नहीं पाई होगी। लेकिन बाद में इसने तमारा के कपड़े निकाल कर सबसे पहले तो उसी का अंडरवेयर, अंडरगारमेंट उसके मुंह में डालकर तमारा के उसको चुप करवाया ताकि वो कुछ भी बोले ना। और बाद में उसी की अपर जो अंडरगारमेंट होते हैं महिलाओं के, उस अंडरगारमेंट से तमारा के गले के अंदर उसको घुमाकर इतनी ज़ोर से खींचा कि तमारा की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। और बाद में उसके साथ वही बलात्कार किया। शाम होते होते इंगा फिशर के पति पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे, क्योंकि उनकी वाइफ अभी तक घर नहीं आई थी। पुलिस वाले ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचे, क्योंकि उनको आइडिया था कि यहाँ क्या हुआ होगा। पुलिस वालों को अगले दिन वो बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखकर पुलिस वाले समझ चुके थे कि यही सीरियल किलर का काम है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वो सीरियल किलर इतना ज़्यादा गिर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि 3 महीने के बच्चे के साथ ये सब कुछ किया गया था। सोच कर देखिए आप, उस टाइम पर उसके पिता के ऊपर क्या बीती होगी, उस बच्चे के, इंगा फिशर के पति के ऊपर क्या बीत रही होगी, कोई आइडिया नहीं है। इंगा वाले क्राइम सीन के पास भी बहुत सारी अदर वुमेंस की जो अंडरगारमेंट्स थे वो बहुत सारी यहाँ पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा वही अडल्ट मैगजीन्स वगैरह, पोर्नोग्राफिक कंटेंट यहाँ पर बहुत सारा पड़ा हुआ था। और स्पेशली ज़मीन को खोद खोद कर उसके नीचे दफनाया गया था। ये बहुत सारा कंटेंट,
इसके अलावा बहुत सारे जो वुमेन के अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे उनमें मोस्टली कलर पिंक था, गुलाबी था। इसको गुलाबी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी, इसीलिए पुलिस वालों ने इसका नाम द पिंक जायंट रखा। तकरीबन 48 टीमें उस टाइम की सोच कर देखिए, 48 टीम्स पुलिस वालों की उस टाइम पर तैयार की गई इस केस को सॉल्व करने के लिए और इस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए। बट सोच कर देखिए, एक आदमी जिसके घर में खुद उसकी पत्नी हो और वो एक स्टील फैक्ट्री के अंदर जॉब करता हो, डेली उसका स्टील फैक्ट्री के अंदर जाना नॉर्मल रूटीन, अपनी पत्नी के सामने कोई गलत बिहेव नहीं, आस पड़ोस के साथ बहुत अच्छा बिहेव, सभी से घुल मिल कर बात करना, क्या कोई उसके ऊपर शक करेगा? पुलिस वाले भी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते कि कोई ऐसा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है, जबकि खुद वुल्फ गैंग पुलिस वालों की हर हरकत के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए था कि आखिर वो कहां कहां ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से उनकी तहकीकात चल रही है। टमारा के मर्डर के सिर्फ 2 हफ्ते बाद दोबारा से वुल्फ गैंग यानी कि द पिंक जायंट रेडी था अपने अगले टारगेट के लिए, और दोबारा से उसने उसी ब्रैंडनबर्ग के जंगलों के अंदर अपनी फील्डिंग लगाई और वेट करने लगा कि क्या यहाँ पर कोई आएगा। और तभी 2 12 साल की लड़कियां जो अपने डॉग को, एक छोटा सा उनके पास पपी था, उस डॉग को घुमाने के लिए इस जंगल के अंदर घूम रही थी। और जैसे ही इस टमारा ने देखा कि 2 विक्टिम आ रही हैं और वो भी 12-12 साल की, तो क्यों ना अब की बार एक के साथ दो को हैंडल किया जाए। अब की बार उसके टारगेटेड दोनों लड़कियां थी। सो इसने घात लगानी शुरू करी और धीरे धीरे वो दोनों बच्चियां उस रोड को क्रॉस करते हुए जंगल के अंदर और गहराई में आती जा रही थी, और तभी ये उनके सामने चाकू लेकर कूद पड़ा। अब सोच कर देखिए, 2 छोटी छोटी बच्चियां वो क्या ही कर सकती थी। सबसे पहले उसने एक बच्ची को बालों से पकड़ा और दूसरे के ऊपर उसने चाकू से वार करने शुरू किए। बट जिसके ऊपर वो वार कर रहा था वो बच्ची वहां से जैसे जैसे छुड़ाकर आगे की तरफ भाग गई। उसने अपना पपी भी वहीं छोड़ा। अब जैसे ही एक बच्ची भागी उसके चंगुल से, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज थी। आज तक पता नहीं चला कि आखिर क्यों, बट यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी बच्ची को उसने जाने दिया। दूसरी बच्ची जो उसने पकड़ी हुई थी बालों से, इस वुल्फ गैंग ने उसको वहीं छोड़ दिया और वो दूसरी बच्ची भी भाग चुकी थी। अब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ ये है, या तो ये हार चुका था क्योंकि इसने पहले मन बना लिया था कि उसको 2 के साथ करना है, अब एक भाग गई तो दूसरी का यहाँ क्या रखे करेगा, उसको भी जाने दिया। या फिर इसने दूसरी इसलिए छोड़ी ताकि धक्के से उसका कोई नाम ना आ जाए और उसके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि पहले वाली भाग चुकी है, वो किसी को बुला के लाएगी, अब ऑब्वियसली मदद मांगेगी जाके बाहर, और इतने में वो दूसरी बच्चे के साथ कुछ करेगा तो हो सकता है उसको यहाँ पर आकर कोई पकड़ ले। हो सकता है वो डर गया हो, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। दूसरी बच्ची भी वहाँ से जा चुकी थी। उसने तुरंत जाकर दोनों बच्चों ने अपने माता पिता को बताया, पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। उनको उम्मीद थी कि अभी भी वो द पिंक जायंट यहीं आसपास ही होगा किसी जंगल के अंदर। बट इन दोनों बच्चियों ने एक बहुत अच्छा काम किया और वो था स्केच बनवाने का। इन दोनों बच्चियों ने लड़ते टाइम एक ने उस द पिंक जायंट का मास्क जो उसने पहना हुआ था उसको नीचे कर दिया और उससे उसकी क्लियर शक्ल इन दोनों बच्चियों के माइंड में थी। दोनों बच्चियों ने पुलिस वालों के साथ बैठकर उसका स्केच तैयार करवाया और एक एग्जैक्ट डिटेल्ड स्केच पहली बार ना सिर्फ पुलिस वालों के पास था बल्कि अगले दिन सभी अखबारों के मेन फ्रंट पेज के ऊपर था कि ये है द पिंक जायंट, इसको हमें पकड़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि खुद को न्यूज़पेपर में देखकर हो सकता है कि वुल्फ गैंग बहुत ज़्यादा डर गया हो और साइलेंट होने की कोशिश कर रहा हो या फिर अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा हो, बट नहीं। इस पॉइंट तक आते आते इसके अंदर इतनी आग लग चुकी थी कि अब इसको रोकना नामुमकिन था। करो या मरो वाली स्टेट हो चुकी थी इस वुल्फ गैंग के साथ। इसलिए उसने बजाय इस शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर, उसने पास ही में एक और टाउन था, फिच एंड टाउन नाम का एक वो शहर, उसके पास गया। वहां जाकर उसने अपनी घात लगाई उसी के जंगलों के अंदर। बट उसको थोड़ा वेट करना पड़ा और 5 अप्रैल 1991 के दिन फाइनली इसने एक घर नोटिस कर लिया कि इस घर के अंदर एक बूढ़ी महिला रहती है। और बदकिस्मती से 61 साल की टेलेमा नाम की वो महिला उस शाम बेचारी वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाकर सोई हुई थी, नींद की दवाई खाकर सोई थी। उसको कोई आइडिया नहीं था कि अभी उसके साथ आने वाले कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। थोड़ा और अंधेरा होते ही ये वुल्फ गैंग उस घर के अंदर जा चुका था। एक एक कमरे के अंदर जाकर उसने खंगाला। अब क्योंकि वो बेचारी बूढ़ी महिला 61 साल की, वो नींद की गोलियां खाकर सोई हुई थी, गहरी नींद के अंदर थी। उसको कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ आसपास उसके कोई घूम रहा है। उसने एक एक अलमारी को अच्छे से तलाशा और हर अलमारी में से उसने उस बेचारी बूढ़ी महिला के अंडरगारमेंट्स को कलेक्ट किया और सीधा उसी कमरे के अंदर आया जिसके अंदर वो महिला सो रही थी। हर अंडरगारमेंट को उसने नीचे फर्श के ऊपर बिछाया। उसके ऊपर सबसे पहले उसने वही पेशाब वगैरह किया और अब बारी थी उस महिला की। सीधा जाकर उसकी छाती के ऊपर बैठा और नींद के अंदर ही साइड में जो फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ था, उस फ़ोन की तार से बेचारी उस महिला का गला पूरा घोंट दिया। नींदों के अंदर ही 61 साल की टेलेमा वो मौत के मुंह में समा चुकी थी। और ऑब्वियसली हर बार की तरह जान लेने के बाद इस
वुल्फगैंग ने उस बेचारी 61 साल की महिला के साथ बलात्कार किया। अपना पूरा काम करके खुद को सेटिस्फाई करके वो यहाँ से भाग चुका था। 2 दिनों बाद टेलेमा की लाश को डिस्कवर किया गया। पुलिस वाले मौके पर पहुँचे और अगेन देखते ही समझ चुके थे कि ये कुछ और नहीं, ये कोई चोरी वगैरह का सीन नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यूएबल आइटम यहाँ से नहीं चुराया गया। सारे आइटम्स यहीं पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद था खुद को सेटिस्फाई करना, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसी सीरियल किलर ने किया है, जिसके बारे में पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। इस मर्डर के बाद पुलिस वालों के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर बना कि आखिर क्या दिक्कत है जो ब्रैंडनबर्ग पुलिस इसको नहीं रोक पा रही, क्या रोक रहे हैं उनको इसके ऊपर शिकंजा कसने से। सो पुलिस वालों ने और ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन कोई आइडिया नहीं था। बेशक उनके पास स्केच तो था इस पिंक जायंट का, लेकिन उनके पास कोई भी सस्पेक्ट नहीं था। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई, कईयों की जी लगाकर सेवा की गई पाउची बन के, बट नहीं, यहाँ पुलिस वालों ने अच्छा खासा माल भी रखा था। और इस नशे में भंड होकर पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे कि उनके पास कोई लीड ही नहीं थी वुल्फगैंग तक पहुंचने की। तब पुलिस वालों के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक खुद से ट्रैप सेट किया जाए, एक जाल बिछाया जाए और इस जाल के अंदर द पिंक जायंट को फंसाया जाए। असल में उसी जंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो सारा कांड हुआ था, हर एक मर्डर वहाँ पर हुआ था। तो पुलिस वालों के पास वो सारी साइट्स थी जहाँ पर ये कांड किए गए थे। पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं साइट्स के आसपास अपने कुछ अंडरकवर एजेंट्स को जंगल के अंदर भगाया जाए, स्पेशली महिलाओं को। हो सकता है वो इनके ऊपर अटैक करे और बाद में हम उसे पकड़ लें। लेकिन पुलिस वालों ने खुद स्पेशली जाकर हर साइट के ऊपर कई दिनों तक दिन रात वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। और फाइनली दिन आया 1 अगस्त 1991 का। 1 अगस्त 1991 की सुबह माइक प्लैंग नाम का एक बंदा, जो कि अपने घर से बाहर निकलकर इसी जंगल के अंदर जॉगिंग के लिए आया था, और तभी उसने नोटिस किया कि जंगल के अंदर गहराई में एक अजीब सा टेंट बनाया गया है, एक अजीब सा कैंपिंग सा कुछ वहाँ पर बनाया गया है। कोई है वहाँ पर जो रह रहा है, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि आमतौर पर इस जंगल के अंदर कोई भी आज तक इस तरीके से रहने के लिए नहीं आया, और ये टेंट देखना ये उसके लिए बिल्कुल नया था। माइक को ये सब कुछ पता था कि आसपास कोई सीरियल किलर है, और वो महिलाओं से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उनके अंडरगारमेंट से। सो उसने थोड़ा सा और क्लोजर जाकर देखने की कोशिश करी कि क्या आसपास कुछ मिलता है। वो एग्जैक्टली टेंट तक नहीं गया, लेकिन टेंट से थोड़ा दूर, तकरीबन 100-125 फुट दूर, उसने नोटिस किया कि टेंट के आसपास बहुत सारी महिलाओं की अंडरगारमेंट्स बिखरी पड़ी हैं। सो वो तुरंत समझ चुका था। बजाय टेंट के पास जाकर सामने से कन्फ्रंट करने के, माइक तुरंत वहाँ से भागा, अपने एक दोस्त के पास गया, उसको जाकर सब कुछ बताया। उस दोस्त के पास एक वैन थी, और उस वैन के अंदर बैठकर ये दोनों उसी टेंट के पास आए। उस टेंट के बिल्कुल बराबर में ले जाकर अपनी वैन उन्होंने रोकी। दोनों वैन से बाहर निकले और उस टेंट के आसपास का जायजा लेने लगे। बहुत सारी अडल्ट मैगजीन्स पड़ी हुई थी, वुमेन के अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे, टेंट लगा हुआ था और ऑब्वियसली उसके अंदर कोई था। सो ये दोनों व्यक्ति तुरंत उस टेंट के सामने गए, उसके एक दरवाजे पर गए और अंदर उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी महिलाओं की ड्रेस पहने हुए, मतलब कि उसने महिला वाली वो अंडरगारमेंट्स वगैरह पहने हुए थे और नीचे उसने गुलाबी रंग के जूते पहने हुए थे महिलाओं के, और अंदर वो खाना पका रहा है। अब जैसे ही इन दोनों ने उस आदमी को देखा तो ये पहली बार था। इनको कोई आइडिया नहीं था कि जिसको वो सामने देख रहे हैं यही असल में द पिंक जायंट है। माइक ने यहाँ अपना दिमाग चलाया और हल्का सा एक प्लान बनाया। बजाय खुद को कुछ और बताने के, माइक ने जाकर सीधा उसको कहा कि हे, हम यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है और हमने देखा है कि आपने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, बट ये जगह कोई कैंपिंग के लिए ठीक नहीं है, यहाँ सीरियल किलर घूम रहे हैं, आपको इस तरीके से यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सो आपने वैसे भी यहाँ बहुत सारी गंदगी मचा रखी है, आप प्लीज़ इसको वापस समेटो और हमारे साथ वैन में बैठो, हम आपको एक सेफ जगह छोड़ देंगे। कमाल की बात यहाँ ये थी कि वुल्फगैंग द पिंक जायंट, उसको इन बातों के ऊपर विश्वास हो भी गया। तीनों ने मिलकर पूरे कैंप के आसपास के इलाके की सफाई करी, सारे वुमेन के अंडरगारमेंट्स वगैरह समेटे, अडल्ट मैगजीन्स वगैरह उठाई और कैंप को वापस समेटा। ये सारा सामान उन लोगों ने वैन के अंदर रखा और खुद इस वुल्फगैंग को भी वैन के अंदर बैठा लिया। और बजाय किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाने के, ये वैन सीधा पहुंची पास ही के पुलिस स्टेशन में। और पहली बार था जब पुलिस वालों के सामने खड़ा था उनका द पिंक जायंट AKA वुल्फगैंग श्मिट। और ये सच में बहुत ज़्यादा शर्मिला। जैसे ही पुलिस वालों को इसने देखा, इसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। जो इसने कोट पहना हुआ था ऊपर वो महिलाओं वाला, वो कोट इसने अपने मुंह के ऊपर कर लिया और पुलिस वाले इसको पकड़कर अंदर की तरफ लेकर गए। और इस पूछताछ के शुरुआत में ही इसने लिटरली सब कुछ हक दिया। इसने कुछ भी नहीं छुपाया, पुलिस वालों को हर एक चीज़ डिटेल में बताई कि आखिर इसने कैसे किसके साथ
क्या कुछ किया, किस तरीके से इसने सारे मर्डर किए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि इसके चेहरे के ऊपर कुछ भी पछतावा नहीं था। इसको खुशी भी नहीं थी, इसको पछतावा भी नहीं था जो इसने किया उसके ऊपर। जब पुलिस वालों ने इसको पकड़कर कोर्ट के अंदर पेश किया तो मीडिया वालों को पता चला। यहाँ दिक्कत ये थी कि मीडिया वालों ने इस सारे टॉपिक को साइड में रख के इसके जेंडर के ऊपर सवाल उठा दिया कि आखिर ये वोल्फगैंग श्मिट आखिर है क्या, ये कोई महिला है या फिर ये कोई आदमी है, ये है क्या, या कोई बीच में है कुछ जुगाड़ सा कुछ है, ये है क्या। अक्टूबर 1992 में इसका ट्रायल शुरू हुआ और उस टाइम पर पहली बार मीडिया वालों को अलाउ किया गया कोर्ट के अंदर आकर इसका ट्रायल सुनने के लिए। सोच कर देखिए आप, कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ मीडिया वालों की इतनी भीड़ थी कि अंदर वकीलों तक के जाने के लिए जगह नहीं थी। मीडिया वाले इतने भरे हुए थे, गेट के बाहर भी मीडिया खड़ी है सारे कैमरे ले लेकर कि आखिर हम इसकी एक झलक पा सकें। सबसे पहले वुल्फगैंग के सारे मेडिकल टेस्ट किए गए जिसके अंदर ये सामने आया कि इसको सच में एक बहुत तगड़े साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, और दूसरा ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। मतलब कि एक टाइम से, मतलब कि एक ही झटके में इसकी पर्सनैलिटी पूरी अंदर से बदल जाती है, ये कुछ और बन जाता है। ये सब कुछ जब जजेस ने इसे पूछा कि तुमने इतने सारे लोगों को मारने के बाद उनका बलात्कार क्यों किया, तब इसने कहा कि देखिए मैंने उनको मारा सिर्फ इसलिए ताकि वो चुप हो जाएं। मेरे लिए तो वो उस टाइम पर जिंदा थे जब मैं उनके साथ वो सब कुछ कर रहा था, जब उनके साथ बलात्कार कर रहा था वो उस टाइम पर जिंदा थे मेरे लिए। मैंने सिर्फ उनको इसलिए मारा ताकि वो चुप रहें, वो आवाज़ ना करें। अगर वो आवाज़ ना करते और अगर मेरे साथ देते तो मैं उनको मारता भी ना, मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करता। कोर्ट ने एंड में इसको 6 मर्डर्स के लिए गिल्टी माना और उसको सिर्फ 15 सालों की सज़ा सुनाई, सिर्फ 15 सालों की। बट इस सज़ा के अंदर एक ट्विस्ट था कि ये 15 साल पूरे हो जाने के बाद भी वो एक सरकारी साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक के अंदर ही रहेगा, अपनी ज़िंदगी उसी के अंदर बिताएगा। और आज भी वोल्फगैंग श्मिट उसी साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक के अंदर है। बट इस केस के अंदर एक ट्विस्ट बचा हुआ है, सिर्फ एक ट्विस्ट। जी हाँ, 1997 में इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपोर्टर को कहा था कि मैं मेरा जेंडर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ, मैं एक आदमी से एक महिला बनना चाहता हूँ। और 2001 में कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर दी और उसका जेंडर ट्रांसप्लांट करवा दिया, उसको एक आदमी से एक प्रॉपर औरत बदलवा दिया। और सन 2007 में तो उसके हॉर्मोन्स तक ट्रांसप्लांट किए गए, उसको एक प्रॉपर औरत बना दिया गया और फाइनली इसका नाम बदलकर बिएट श्मिट रखा गया। लेकिन यहाँ जब वो लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया था सन 2009 में, उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उसने पूरे तरीके से महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और वो बार बार अपनी छाती के ऊपर हाथ रख कर कह रहा था कि अब फाइनली मैं इनको पहन सकता हूँ, मतलब कि अब फाइनली मैं पूरे रीति रिवाज के साथ महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को पहन सकता हूँ। और इन्हीं से मेरी ऑब्सेशन थी, सिर्फ इसी वजह से मैंने इतने सारे कांड कर दिए। सोच कर देखिए आप। खैर, आज भी बिएट श्मिट उसी साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक के अंदर है, उसका बाहर आने का कोई प्लान नहीं है, ना ही उसको कभी बाहर निकाला जाएगा। आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग आखिर इस दुनिया के अंदर कैसे पैदा होते हैं? क्या एनवायरनमेंट होता है जिस वजह से उनका इस तरीके का दिमाग बन जाता है, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जो हर किसी के समझ से बाहर है। हमने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उनके अंदर एक अलग इंसान बसता है। क्या आप उस इंसान को पहचान सकते हैं? और क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है? उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर डिस्कस करें। खैर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आकर आप मेरे साथ बातें कर सकते हैं। और यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नितिन जी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।